ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 108 प्रतिभाशाली बहन का परिचय। करण चौहान जिस व्यक्ति को देख रहा था वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी गोरी त्वचा, पोनीटेल और आत्मविश्वास से भरी चाल उसे बेहद सक्षम दिखा रही थी। बॉस, वह आ गई। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। मेरी बहन साक्षी चौहान। साक्षी चौहान। अर्जुन कपूर सुनकर थोड़ा चौंक गया। ये नाम उसे काफी परिचित लग रहा था। बॉस, याद करो, कुछ साल पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के समय। करण चौहान ने उसे याद दिलाया। अर्जुन ने सोचा और फिर अचानक सब समझ आ गया। ओह हाँ, मुझे याद है। ये वही लड़की है जिसने उस साल मुंबई में टॉप किया था और पूरे कोलकाता प्रांत में दूसरी रैंक हासिल की थी। चौहान परिवार की जीनियस बेटी। हाँ बॉस, यही मेरी बहन है। करण चौहान ने गर्व से सिर हिलाया। एक 15 वर्षीय जीनियस लड़की। 3 साल पहले सिर्फ 15 साल की उम्र में साक्षी चौहान को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला था। उसने मुंबई में साइंस स्ट्रीम में टॉप किया और कोलकाता प्रांत में दूसरी रैंक हासिल की। मेरी बहन बचपन से ही जीनियस रही है। उसने कई बार कक्षाएं छोड़ीं। जब उसकी उम्र के बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे तब वह दिल्ली विश्वविद्यालय में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी। अब वह सीनियर ईयर में है। करण चौहान ने गर्व से बताया। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह उस समय हाई स्कूल में था, लेकिन साक्षी पहले ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बॉस, मेरी बहन कमाल की है ना? करण चौहान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। बिल्कुल, इतनी टैलेंटेड बहन और तुम। अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कहा। एक सेकंड में ही करण चौहान का चेहरा उतर गया और वह शिकायत करने लगा। बॉस, छोड़िए ना, हम अभी भी भाई हैं। मेरे माता पिता भी पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी बहन जीनियस बन गई। इंटर्नशिप के लिए बड़ा मौका। इसके बाद करण चौहान ने अर्जुन को मुलाकात की असली वजह बताई। बॉस, मेरी बहन अपने सीनियर ईयर में इंटर्नशिप ढूंढ रही है। उसे बड़े बड़े कंपनियों से ऑफर मिले हैं, लेकिन उसने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। तभी मैंने सोचा कि उसे आपके पास भेजूं। 18 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, ये सच में कमाल है। अर्जुन के चेहरे पर दिलचस्पी झलक उठी। करण, तुमने सही सोचा। अगर कोई टॉप जीनियस मेरी टीम में आ जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। करण चौहान ने ये कदम सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए भी उठाया था। उसने और उसके पिता ने पहले ही अर्जुन की असाधारण प्रतिभा को पहचाना था। उनका मानना था कि अर्जुन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिन वह एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाएगा। साक्षी चौहान की जिद। साक्षी चौहान को कई बड़ी कंपनियों से ऑफर मिले थे, लेकिन वह अपने ही परिवार के बिजनेस में इंटर्नशिप नहीं करना चाहती थी। अगर मैं अपने ही परिवार की कंपनी में जाऊंगी तो मुझे विशेष सुविधाएं और छूट मिलेंगी। मैं अपनी काबिलियत से खुद को साबित करना चाहती हूँ। इंटर्नशिप का प्रस्ताव। तभी साक्षी चौहान अर्जुन कपूर के पास आ गई। थैंक यू। करण चौहान ने अपनी बहन का स्वागत किया। हाँ, साक्षी चौहान ने हल्की सी मौन सहमति जताई। करण चौहान ने तुरंत मुख्य मुद्दे पर आते हुए पूछा। तो लिंग्यू, तुमने अब तक तय किया कि इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाना है? नहीं, अभी तक तय नहीं किया। साक्षी चौहान ने सिर हिलाया। करण चौहान ने तुरंत अर्जुन कपूर की ओर देखा। बॉस, मैं आपको अपनी बहन से मिलवाना चाहता था। आपके पास कई बड़े बिजनेस हैं, मेरी बहन आपकी किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती है। अर्जुन कपूर का बड़ा ऑफर। अर्जुन कपूर ने सीधे पूछा। क्या तुम अंबानी ग्रुप के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने सुना है। अगर तुम वहाँ इंटर्नशिप करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सीधा डिप्टी जनरल मैनेजर बना सकता हूँ। क्या, डिप्टी जनरल मैनेजर? साक्षी चौहान चकित रह गई। अंबानी ग्रुप कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा ठीक ठाक थी। दूसरी कंपनियां उसे सिर्फ छोटी प्रबंधकीय भूमिकाएं ऑफर कर रही थीं, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसे सीधा डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया। साक्षी चौहान ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी काबिलियत को वास्तव में पहचान रहा था। धन्यवाद बॉस अर्जुन, मैं इस पर विचार करूंगी। उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। इस तरह के टैलेंट को अपनी टीम में लाना आसान नहीं था। मिशन कंप्लीट। अर्जुन कपूर को मिला जबरदस्त रिवार्ड। बाद में अर्जुन कपूर अपनी पाम मीडोज विला लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सिस्टम की आवाज आई। डिंग। करण चौहान के अनुरोध पर मुंबई एयरपोर्ट जाने का मिशन पूरा। बधाई हो, आपको मिला टॉप बॉडी 8 पैक एब्स। बधाई हो, आपको मिला 47 एक्सपी पॉइंट्स। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपनी बॉडी में बदलाव महसूस किया।
उसने नीचे देखा और वहां सटीक परिभाषित 8 पैक एब्स चमक रहे थे। वाह, ये तो जबरदस्त है। अब अर्जुन कपूर की मर्दाना आकर्षण और बढ़ गई थी। अगला ट्विस्ट, स्वाद ग्रुप का संदेश। अर्जुन कपूर अभी खुद को देख ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर चमक रहा था, स्वाद ग्रुप से एक नया संदेश। अगला अध्याय, स्वाद ग्रुप की नई चाल क्या होगी। अब ये पूरी तरह आपकी दी गई ग्लॉसरी और निर्देशों के अनुरूप है। अगले अध्याय भेजिए, मैं इसी तरह जारी रखूंगा। अध्याय 109, स्वाद ग्रुप का पतन। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। बॉस, स्वाद ग्रुप का मौजूदा नुकसान उसकी कुल संपत्ति के 1/3 से अधिक हो चुका है। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के लोगों ने अर्जुन कपूर को ये ताज़ा अपडेट दिया। 1/3 संपत्ति का नुकसान। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया। ये प्रगति उसकी उम्मीद से भी तेज थी। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो स्वाद ग्रुप आज दोपहर या शाम तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। स्वाद ग्रुप पर हमले की तीव्रता और बढ़ाओ, अर्जुन ने आदेश दिया। जी बॉस। इस बार स्वाद ग्रुप को गिराने के लिए अर्जुन ने अपनी मजबूत कारोबारी नेटवर्क और ईशा पटेल के कनेक्शन का इस्तेमाल किया। अब कोई भी इसे बचा नहीं सकता था। इस बीच अर्जुन अच्छे मूड में था, लेकिन संजय देशमुख और उसका बेटा पूरी तरह घबराए हुए थे। ये कैसे हो सकता है? संजय देशमुख का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और उनका नुकसान इतना भयानक हो चुका था। जाओ, बैंक से लोन लेने की कोशिश करो, मेरे दोस्तों से पैसे उधार मांगो, संजय देशमुख ने तुरंत आदेश दिया। अब कंपनी वास्तव में जीवन और मृत्यु की स्थिति में थी। अगर इस समय कोई भारी पूंजी नहीं आई तो स्वाद ग्रुप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पिता, मैंने सबको संपर्क किया है। हमें कम से कम 5 अरब रुपये की पूंजी चाहिए, लेकिन न बैंक और न ही आपके दोस्त हमें इतनी बड़ी रकम उधार देने को तैयार हैं। संजय देशमुख के बेटे ने हताश होकर जवाब दिया। जब वे शक्तिशाली थे तब पैसे उधार लेना आसान था, लेकिन अब जब वे मुसीबत में थे कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। अब हर कोई जानता था कि स्वाद ग्रुप डूब रहा है। ऐसे में उन्हें उधार देना महज पैसे फेंकने जैसा था। संजय देशमुख ने एक दुख भरी हंसी के साथ कहा, सच्चे दोस्त तब पहचान में आते हैं जब आप बर्बाद हो रहे होते हैं। जाओ, हमारी सारी संपत्ति, विला, कारें, एंटीक चीज़ें सब गिरवी रख दो। ये सब मिलाकर कम से कम 10 अरब रुपये होंगे। शायद इससे कंपनी बच सके। संजय देशमुख ने एक अंतिम दांव खेलने का फैसला किया। पिता, अगर हम सब कुछ गिरवी रखकर कंपनी में लगा दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बेटे ने चेताया। जाओ, जल्दी करो, शायद इन 10 अरब रुपयों से स्थिति संभल जाए। अब संजय देशमुख पूरी तरह एक जुआरी की मानसिकता में आ चुका था। अगर कंपनी खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। उनका परिवार उन धनाढ्य परिवारों की तरह नहीं था जिनके पास कई अलग अलग बिजनेस होते हैं। अगर उनकी एक इंडस्ट्री डूबती है तो दूसरी उसे सहारा देती है, लेकिन उनका पूरा साम्राज्य सिर्फ स्वाद ग्रुप पर टिका था। अगर स्वाद ग्रुप खत्म हुआ तो वे भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेटे ने भारी मन से इस फैसले को स्वीकार कर लिया। आधे घंटे के भीतर देशमुख परिवार ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी, लेकिन चूंकि वे बहुत जल्दी में थे इसलिए उनकी 10 अरब की संपत्ति सिर्फ 1 अरब में गिरवी रखी जा सकी। जैसे ही संजय देशमुख को 1 अरब रुपये मिले उसने बिना एक सेकंड गंवाए इसे स्वाद ग्रुप में निवेश कर दिया। लेकिन ये पैसा ऐसे गायब हो गया जैसे झील में एक पत्थर फेंका जाए। शुरुआती कुछ लहरें बनी और फिर कुछ भी नहीं। अब स्वाद ग्रुप और भी गहरे कर्ज में डूब चुका था। उनका कर्ज 30 से 40 अरब रुपये तक पहुंच गया था और यह आंकड़ा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। पिता, अब क्या करें? देशमुख का बेटा पूरी तरह घबराया हुआ था। संजय देशमुख ने लंबी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता? स्वाद ग्रुप को बेच दो, कुछ पैसे इकट्ठे करो, कर्ज चुका दो और जितना बचा है उसी से दोबारा शुरुआत करो। कंपनी बेच दें? देशमुख का बेटा स्तब्ध रह गया। हाँ, एक कमजोर ऊँट भी घोड़े से बड़ा होता है। अगर हम अभी स्वाद ग्रुप को बेच दें तो हमें कम से कम 10 अरब रुपये मिल सकते हैं। पिता, क्या हम अब भी अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के सामने झुककर माफ़ी मांग सकते हैं? बेटे ने सुझाव दिया। माफ़ी? कभी नहीं, संजय देशमुख ने दांत भींचकर कहा। अर्जुन कपूर कौन होता है जिससे मैं झुकूं? और अभी मैं पूरी तरह हारा भी नहीं हूं। स्वाद ग्रुप बेचो, 10 अरब या उससे ज़्यादा कमाओ, कर्ज चुकाओ और हम फिर से एक नई कंपनी बनाएंगे। जब संजय देशमुख स्वाद ग्रुप को 15 अरब में बेचने की कोशिश कर रहा था तभी गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने अर्जुन कपूर को ये खबर दी। अर्जुन को तुरंत एक शानदार आइडिया आया। अगर स्वाद ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाता तो अर्जुन को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन अगर वह इसे बहुत सस्ते में खरीद ले तो ये सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। अगर स्वाद ग्रुप मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इस पर हमला रोक सकता हूं और इसे धीरे धीरे दोबारा खड़ा कर सकता हूं। इस तरह मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अर्जुन संजय देशमुख को सफल नहीं होने देगा।
स्वाद ग्रुप को इतनी कम कीमत पर खरीदना होगा कि देशमुख परिवार कर्ज चुका भी न सके। अर्जुन ने गणना की और पाया कि स्वाद ग्रुप को मात्र 700 से 800 करोड़ में खरीदा जा सकता है। अगर वह इसे इतनी कम कीमत में खरीद ले तो देशमुख परिवार के पास कर्ज चुकाने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन ने ईशा पटेल से संपर्क किया और उसे इस योजना में शामिल किया। हालांकि ईशा पटेल इस समय सिर्फ 2.7 अरब रुपये निवेश कर सकती थी। इस तरह अभी भी 1.2 से 1.3 अरब रुपये की कमी थी। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग, संबंध विच्छेद का 24वां दिन, इनाम 2 अरब रुपये। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अब ये खेल उसके हाथ में था। अध्याय 110, अधिग्रहण की योजना। 2 अरब। आज के सिस्टम इनाम को देखकर अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सिस्टम ने उसे फिर निराश नहीं किया। अब जब वह स्वाद ग्रुप को खरीदना चाहता था तो उसे 1.2 से 1.3 अरब की कमी थी, लेकिन सिस्टम ने सीधे 2 अरब का इनाम दे दिया। अब स्वाद ग्रुप को खरीदने के बाद भी उसके पास 700 से 800 करोड़ रुपए बचेंगे। ये और भी अच्छा हो गया। सिस्टम की आवाज़ गायब होते ही अर्जुन का फ़ोन बजा। आपके खाते अंतिम अंक 5167 में 2000,000,000 जमा कर दिए गए हैं। इनाम की पूरी राशि तुरंत खाते में आ गई। अब पैसा पर्याप्त था। अर्जुन ने तुरंत विभिन्न उद्योगों से अपनी तरल संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू किया और जल्द ही उसके पास कुल 6 अरब की नकदी थी। इसके बाद अर्जुन ने ईशा पटेल से फिर संपर्क किया और दोनों ने चर्चा की। अर्जुन ने 5.5 अरब का निवेश किया और ईशा पटेल ने 2.5 अरब का योगदान दिया, जिससे कुल 8 अरब रुपये जमा हो गए। अब ये देखा जाना था कि स्वाद ग्रुप को सबसे कम कीमत पर खरीदा जाए। अधिग्रहण की कीमत 7 अरब के आसपास होनी चाहिए। लेकिन एक समस्या थी। अगर अर्जुन और ईशा खुद सामने आते तो संजय देशमुख कभी सौदा नहीं करता। या तो वह इनकार कर देता या आसमान छूती कीमत मांगता। इसलिए अर्जुन को एक मजबूत मिडिलमैन की जरूरत थी जो स्वाद ग्रुप को खरीदने में मदद कर सके। अर्जुन ने कुछ प्रभावशाली और अमीर व्यक्तियों के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे चैंपियन गोल्फ क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिन्हा का ख्याल आया। उनकी पहचान और शक्ति दोनों पर्याप्त थीं, और जितेंद्र सिन्हा को नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के टॉप बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। अर्जुन उनसे मदद मांग सकता था, बदले में उन्हें एक टॉप लेवल बॉडीगार्ड उपलब्ध करवा सकता था। ये दोनों के लिए फायदेमंद सौदा था। इसके अलावा संजय देशमुख का जितेंद्र सिन्हा से कोई सीधा संबंध नहीं था। अगर जितेंद्र सिन्हा उनके पास सौदा करने जाते तो देशमुख को कभी संदेह नहीं होता कि यह अर्जुन की योजना थी। ये सोचते ही अर्जुन ने सीधे फ़ोन मिलाया और जितेंद्र सिन्हा को मिलने के लिए बुलाया। आइए चाय पर चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं बॉस अर्जुन, कहिए कहाँ मिलना है। जितेंद्र सिन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें खुद अर्जुन कपूर से कुछ मांगना था और अब जब अर्जुन ने उन्हें बुलाया तो वे इनकार कैसे कर सकते थे। इस बीच पटेल ग्रुप के वित्त निदेशक संजय मेहता को एक चौंकाने वाला आदेश मिला। वित्त विभाग 2.5 अरब रुपये अर्जुन कपूर के खाते में ट्रांसफर कर दो। क्या? संजय मेहता हैरान रह गए। मैम, 2.5 अरब रुपये बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के सीधे ट्रांसफर। अगर सौदा नहीं हुआ या कोई समस्या आई तो हमें ये पैसा वापस भी नहीं मिल सकता। उन्होंने सावधानीपूर्वक पूछा। कोई बात नहीं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ईशा पटेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ठीक है। संजय मेहता कुछ और नहीं कह सके और आदेश को लागू कर दिया। दूसरी ओर अर्जुन और जितेंद्र सिन्हा की मुलाकात हुई। बॉस अर्जुन, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। अगर मैं ये सौदा आपके लिए करता हूं तो क्या आप मेरे लिए नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के टॉप बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था कर सकते हैं? बिल्कुल, अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं। आइए हम इसे आधिकारिक बना देते हैं। सौदा पक्का। सौदा पक्का। जितेंद्र सिन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उनका काम केवल एक औपचारिकता थी, स्वाद ग्रुप को खरीदने के लिए बातचीत करना। उधर स्वाद ग्रुप में संजय देशमुख पूरी तरह बौखलाया हुआ था। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों और अमीर लोगों से संपर्क किया, लेकिन हर कोई या तो मना कर रहा था या सोचने के लिए समय मांग रहा था। लेकिन देशमुख के पास अब समय नहीं था। उनका कर्ज 40 अरब के पार जा चुका था। पहले उन्होंने स्वाद ग्रुप को 15 अरब में बेचना चाहा, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। अब उन्होंने कीमत गिराकर 11.5 अरब कर दी, लेकिन फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। बेवकूफ़, कीमत और घटाओ, सीधे 10 अरब पर ले आओ। देशमुख अब पूरी तरह हताश हो चुका था। उसने अपने लोगों को फिर से संभावित खरीदारों से संपर्क करने के लिए भेजा। तभी जितेंद्र सिन्हा का फ़ोन आया। हेलो अध्यक्ष जितेंद्र। संजय देशमुख तुरंत उत्साहित हो गया। हेलो श्री देशमुख, मैंने सुना है कि आप स्वाद ग्रुप बेचना चाहते हैं। जी हाँ अध्यक्ष जितेंद्र, क्या आप खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, लेकिन आपकी कीमत क्या है? 11 अरब, देशमुख ने थोड़ा बढ़ाकर बताया।
बहुत ज़्यादा है, मैं केवल 8 अरब दे सकता हूँ। ये वही कीमत थी जो अर्जुन ने तय की थी। 8 अरब। अध्यक्ष जितेंद्र, ये बहुत कम है। क्या आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं? ये सुनते ही जितेंद्र सिन्हा ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन फोन पर था और सब सुन रहा था। अध्यक्ष देशमुख, 8 अरब भी कोई छोटी रकम नहीं है। आप जानते हैं कि स्वाद ग्रुप की हालत क्या है। मैं पूरा सम्मान दे रहा हूँ। अध्यक्ष जितेंद्र, हमारा स्वाद ग्रुप कभी बहुत प्रतिष्ठित था। अगर हम इसे अभी बेचते हैं तो कम से कम 10 अरब मिलने चाहिए। तभी अर्जुन ने इशारा किया। अब इस खेल का असली दांव खेला जाने वाला था। अध्याय 111, स्वाद ग्रुप का अधिग्रहण। अर्जुन कपूर ने जितेंद्र सिन्हा को इशारा किया कि अब बातचीत समाप्त कर दे। ये सिर्फ 8 अरब रुपये की बात है। मैंने नकद तैयार कर लिया है जिसे तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देशमुख साहब, सोच लीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इतना कहकर जितेंद्र सिन्हा ने अर्जुन कपूर के आदेश पर फ़ोन काट दिया। बॉस अर्जुन, इसका क्या मतलब? क्या आप वास्तव में स्वाद ग्रुप को नहीं खरीदना चाहते? जितेंद्र सिन्हा ने हैरानी से पूछा। थोड़ा इंतजार करो, अभी असली खेल बाकी है। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। वह चाहता था कि स्वाद ग्रुप को इतनी कम कीमत पर खरीदा जाए कि संजय देशमुख के पास कुछ भी न बचे। उधर संजय देशमुख ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। 8 अरब बहुत कम है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने अन्य कंपनियों से संपर्क किया। 10 मिनट बाद उनका बेटा लौट आया। पिता, वे अभी भी 10 अरब को ज़्यादा मान रहे हैं और सहमत नहीं हो रहे। देशमुख का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। इंतजार करो। 1 घंटे बाद स्वाद ग्रुप के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन मेहरा ने उन्हें सूचना दी। सर, हमारा कर्ज बढ़कर 5.4 अरब हो गया है। क्या इतनी तेजी से बढ़ गया? संजय देशमुख अपनी जगह से खड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फिर से कंपनियों से संपर्क करने के लिए कहा और कीमत घटाकर 9 अरब कर दी, लेकिन फिर भी सभी ने इनकार कर दिया। अब देशमुख के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने जितेंद्र सिन्हा को कॉल किया। अध्यक्ष जितेंद्र, मैंने फैसला कर लिया है। मैं स्वाद ग्रुप को 8 अरब में बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जितेंद्र सिन्हा ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन ने पानी में अपनी उंगली डुबोकर टेबल पर 74 लिखा। अब खेल का अगला दौर शुरू हुआ। देशमुख साहब, 1 घंटे पहले अगर आप सहमत होते तो मैं आपको 8 अरब रुपये दे सकता था। लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके हैं। मैं अब 8 अरब में नहीं खरीद सकता। तो क्या करें? मैं 7.4 अरब दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है? ये सुनते ही संजय देशमुख भड़क उठा। क्या सिर्फ 7.4 अरब? 1 घंटे में ही 600 करोड़ घटा दिए। अगर वह 7.4 अरब में कंपनी बेचते तो कर्ज चुकाने के बाद सिर्फ 2 अरब बचते, जो कि पहले की तुलना में 1 अरब कम था। नहीं, ये संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। जितेंद्र सिन्हा ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन ने इशारा किया, फ़ोन काट दो। ठीक है देशमुख साहब, आप सोच लीजिए, लेकिन अगर देर हुई तो मैं और भी कम कीमत दे पाऊंगा। इतना कहकर जितेंद्र सिन्हा ने फ़ोन काट दिया। सिर्फ 7.4 अरब में मेरा स्वाद ग्रुप खरीदना चाहते हो? कभी नहीं, संजय देशमुख ने गुस्से में कहा। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले 2 घंटे में उनका कर्ज 6 अरब से भी ज़्यादा हो गया। फिर भी कोई भी स्वाद ग्रुप को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अध्यक्ष जितेंद्र, मैं 7.4 अरब में बेचने को तैयार हूँ। लेकिन इस बार जितेंद्र सिन्हा ने टेबल पर देखा, 68 लिखा था। देशमुख साहब, फिर से देर हो गई। अब मैं सिर्फ 6.8 अरब में खरीद सकता हूँ। क्या फिर से 600 करोड़ घट गए? संजय देशमुख क्रोधित हो गया। इसमें मेरी गलती नहीं है देशमुख साहब, ये सब आपके समय लेने की वजह से हुआ है। अगर आप अभी भी सोचेंगे तो कीमत और कम होगी। अब देशमुख पूरी तरह टूट चुका था। वह जितेंद्र को गुस्से में घूर रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया था अब कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। बहुत बढ़िया, आधे घंटे में स्वाद ग्रुप के ऑफिस में मिलते हैं। अब अर्जुन ने सिर हिलाया। संजय देशमुख अब पूरी तरह कोने में फंसा हुआ था। 1 घंटे बाद ईशा पटेल का 2.5 अरब का भुगतान भी आ चुका था। अर्जुन कपूर ने 6.8 अरब रुपये का एक बैंक कार्ड जितेंद्र सिन्हा को दे दिया। 1.5 घंटे बाद स्वाद ग्रुप के हेड ऑफिस में संजय देशमुख बेचैनी से इंतजार कर रहा था। फिर जितेंद्र सिन्हा आ गए। अंततः दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब से स्वाद ग्रुप देशमुख परिवार की नहीं रही। स्वाद ग्रुप का पूरा 100% हिस्सा 6.8 अरब में खरीद लिया गया। सौदे के बाद अब संजय देशमुख के पास 6.8 अरब रुपये थे। उन्होंने तुरंत कर्ज चुकाने के लिए अपने बेटे को पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। लेकिन जैसे ही भुगतान हुआ, एक भयावह सच्चाई सामने आई। कर्ज 7.5 अरब तक बढ़ चुका था। 6.8 अरब देने के बाद भी देशमुख पर 700 करोड़ का कर्ज बचा था। नहीं, ये कैसे हुआ?
संजय देशमुख का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह ऐसा दिख रहा था जैसे किसी कब्र से निकला हो। तभी अर्जुन कपूर स्वाद ग्रुप के हेड ऑफिस में प्रवेश करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देशमुख के बेटे ने गुस्से में चिल्लाया। अब देशमुख पिता पुत्र अर्जुन कपूर से नफरत की हद तक चिढ़ चुके थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें हमारी कंपनी इतनी सस्ती बेचनी पड़ी और अब भी हमारे ऊपर 700 करोड़ का कर्ज बचा है। संजय देशमुख ने भी गुस्से में कहा, ये स्वाद ग्रुप का हेड ऑफिस है, तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। लेकिन अर्जुन कपूर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 112 स्वाद ग्रुप का नया स्वामी। अर्जुन कपूर ने संजय देशमुख की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी एक गलती सुधार दूं, यह अब आपका स्वाद ग्रुप हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि मेरा स्वाद ग्रुप हेडक्वार्टर है। क्या, तुम्हारा स्वाद ग्रुप? संजय देशमुख हैरान रह गया। वास्तव में उसने अभी अभी कंपनी बेची थी और अब इसे अपना कहना गलत था। लेकिन इसका अर्जुन कपूर से क्या लेना देना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का इससे कोई लेना देना नहीं है, देशमुख ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जितेंद्र सिन्हा मुस्कुराते हुए अर्जुन कपूर के सामने आए। बॉस अर्जुन, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैं आधिकारिक रूप से स्वाद ग्रुप को आपको सौंप रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने वह कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन कपूर को सौंप दिया जो उन्होंने अभी संजय देशमुख से साइन करवाया था। ये देशमुख हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? अब से स्वाद ग्रुप का मालिक मिस्टर अर्जुन है। स्वाद ग्रुप अब देशमुख परिवार का नहीं रहा, जितेंद्र सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा। धत्तेरी, देशमुख के बेटे ने गुस्से में अर्जुन को घूरा। अर्जुन ने कॉन्ट्रैक्ट को देखा, पुष्टि की कि सब कुछ सही है और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद देशमुख साहब, इतनी बड़ी कंपनी मुझे मात्र 6.8 अरब में बेचने के लिए। आप बहुत भले इंसान हैं। तुम? संजय देशमुख गुस्से से बेहोश होते होते बचा। उसका बेटा तुरंत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। अब वह फूट फूट कर रो रहा था। स्वाद ग्रुप अब पूरी तरह से अर्जुन कपूर के पास था और वह कुछ नहीं कर सकता था। वैसे देशमुख साहब, 700 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना मत भूलिए। इतना कहकर अर्जुन कपूर और जितेंद्र सिन्हा स्वाद ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय की ओर बढ़ गए। पीछे से संजय देशमुख गुस्से से चिल्ला रहा था, अर्जुन कपूर, नई चुनौती, स्वाद ग्रुप की स्थिरता। कार्यालय पहुंचकर अर्जुन कपूर ने कई निर्देश जारी किए। अब स्वाद ग्रुप उसका था तो उसने तुरंत सभी हमले रोकने का आदेश दिया। ये जगह अब उसका था और ईशा पटेल भी इसमें भागीदार थी। स्वाद ग्रुप, ये नाम मुझे पसंद नहीं, इसे बदलना होगा, अर्जुन कपूर बुदबुदाया। जितेंद्र सिन्हा ने अर्जुन को उत्सुकता से देखा। अध्यक्ष जितेंद्र, हमारे बीच ये साझेदारी शानदार रही। कल या परसों नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की विशेष टीम आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और जितेंद्र सिन्हा चला गया। अब स्वाद ग्रुप सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। अर्जुन कपूर को इसे स्थिर करने के लिए कदम उठाने थे। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, नया मिशन जारी, स्वाद ग्रुप को स्थिर करें और इसे सुचारू रूप से संचालित करें। इनाम, शीर्ष स्तरीय ड्राइविंग स्किल्स। इनाम, 45 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक नया टास्क दिया। इस बार इनाम में टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल्स शामिल था, लेकिन अर्जुन की नज़रें 45 अनुभव अंकों पर टिक गईं। अब तक उसके पास 1255 अनुभव अंक थे। सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए 1500 अंक चाहिए थे। इस मिशन को पूरा करने के बाद उसके पास 1300 अंक हो जाएंगे। अब सिर्फ 200 अंक की जरूरत थी और यह आसानी से मिल सकते थे। एक बार सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड हुआ तो अर्जुन कपूर को हर दिन और भी बेहतर इनाम मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचलने के करीब था। संकट में स्वाद ग्रुप के अधिकारी। आधे घंटे बाद स्वाद ग्रुप के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी कर्मचारी जमा थे। ये वह जगह थी जहां वार्षिक मीटिंग और इवेंट्स होते थे, लेकिन आज यह मीटिंग असाधारण थी। अर्जुन कपूर ने पूरे स्टाफ को बुलाया था। जब वह स्टेज पर आया तो उसने देखा सभी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन स्वाद ग्रुप के आधे से ज़्यादा प्रबंधक गायब थे। स्टाफ ने भी यह नोटिस किया और अर्जुन की प्रतिक्रिया देखने लगे, लेकिन अर्जुन कपूर बिल्कुल शांत था। उधर स्वाद ग्रुप के बाहर संजय देशमुख को यह खबर मिल चुकी थी। उसने इच्छा से ही यह साजिश रची थी। तुम मेरी कंपनी छीन लोगे, मैं तुम्हें आसानी से नहीं जीतने दूंगा। स्वाद ग्रुप के कई शीर्ष अधिकारी उसके करीबी लोग थे। अब उन्होंने बगावत कर दी थी और काम पर नहीं आए। अब देखता हूं अर्जुन कपूर इस कंपनी को कैसे संभालता है। अर्जुन कपूर का जवाब। अर्जुन कपूर ने स्टाफ की ओर देखा और पूछा, मानव संसाधन प्रबंधक अनीता शर्मा आए हैं? पूरे हॉल में शांति छा गई। जी बॉस, एक मध्यम आयु की महिला खड़ी हुई। कौन कौन अनुपस्थित है, मुझे नाम बताओ। अनीता शर्मा ने सूची देखी और कहना शुरू किया, उपाध्यक्ष हर्षिता सिंह, उपाध्यक्ष विक्रांत नायर,
उन्होंने कुल 20 से 30 अधिकारियों के नाम गिना दिए। स्टाफ के बीच सुर्खियां शुरू हो गईं। इतने बड़े स्तर पर मैनेजमेंट ने काम छोड़ दिया, अब कंपनी का क्या होगा। नया बॉस आया और पहले दिन ही यह सब हो गया। लेकिन अर्जुन कपूर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने जो कहा उससे पूरा हॉल हिल गया। मैं घोषणा करता हूं, जो भी लोग यहां उपस्थित नहीं हैं वे अभी से कंपनी से निकाल दिए गए हैं। एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या इतने सारे अधिकारियों को निकाल दिया? कुछ लोग डर गए तो कुछ को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अर्जुन कपूर निर्णय ले चुका था। अब स्वाद ग्रुप उसकी कंपनी थी और अब यह उसकी शर्तों पर चलेगी। अध्याय 113 स्वाद ग्रुप की पूरी सफाई। अर्जुन कपूर जानता था कि संजय देशमुख ने इतने सालों तक स्वाद ग्रुप को चलाया था, तो उसकी कई विश्वासपात्र लोग कंपनी में मौजूद होंगे और ये लोग भविष्य में छिपे हुए खतरे बन सकते थे। इसलिए इन खतरों को बार बार झेलने से बेहतर था कि इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए। यही वजह थी कि अर्जुन ने यह विशेष स्टाफ मीटिंग बुलाई। एक तरफ कर्मचारियों में स्थिरता लाना, दूसरी तरफ देशमुख के करीबी लोगों की पहचान करना। अब सभी गद्दार खुद ही सामने आ गए क्योंकि उन्होंने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। तो अब उन्हें नौकरी से निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बिना तोड़े कुछ नया नहीं बनाया जा सकता। अब स्वाद ग्रुप की सफाई पूरी हो चुकी थी। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। अर्जुन कपूर के इस फैसले से पूरा हॉल हिल गया। बॉस, आपको पता है कि कंपनी अभी किस हाल में है। अगर आप एक साथ इतने मैनेजर निकाल देंगे तो इसे संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। मानव संसाधन प्रबंधक अनीता शर्मा ने सच्चाई बताई। अगर ये लोग निकाल दिए गए तो कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो सकती थी। किसने कहा कि इन लोगों को निकालने से ये पद खाली हो जाएंगे? अर्जुन कपूर ने शांत भाव से कहा। तभी ईशा पटेल के नेतृत्व में 30 से अधिक लोग मीटिंग हॉल में दाखिल हुए। ये सब अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के चुने हुए प्रतिभाशाली कर्मचारी थे। अगर देशमुख के वफादार लोग कंपनी में होते तो यह नया प्रबंधन कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा सकता था। अब उन सभी पदों को अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के लोगों से भर दिया गया। तुम अब उन लोगों को तुरंत सूचित करो, अपना सामान पैक करो और दफ्तर से बाहर निकलो। अर्जुन कपूर ने अनीता शर्मा को आदेश दिया। जी बॉस। अब निकाले गए सभी लोग आधिकारिक रूप से बर्खास्त हो गए। बागी अधिकारियों की हालत। दूसरी तरफ संजय देशमुख के भरोसेमंद लोग उपाध्यक्ष विक्रांत नायर के ऑफिस में जमा थे। इस नए मालिक ने बहुत बड़ी गलती की है। हम सभी को अध्यक्ष देशमुख ने प्रमोट किया था और अब इस लड़के ने उन्हें निकाल दिया। हम भी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये सभी अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहे थे, ये सोचकर कि वह उन्हें नहीं निकाल सकता। तभी अनीता शर्मा अपनी टीम के साथ अंदर आए। प्रबंधक विशाल वर्मा, उपाध्यक्ष विक्रांत नायर, उपाध्यक्ष हर्षिता सिंह, निदेशक अभय चौहान, आप सभी को कंपनी से निकाल दिया गया है। आधे घंटे के अंदर दफ्तर छोड़ दें। इसके बाद स्वाद ग्रुप के सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अंदर आई। अगर आप लोग खुद नहीं जाएंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे। क्या निकाल दिया? हम सब। प्रबंधक विशाल, यह मजाक है ना? ये कैसे हो सकता है? अब सभी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी संख्या ज्यादा है इसलिए कोई उन्हें नहीं हटा पाएगा, लेकिन अब वे सब के सब बाहर कर दिए गए थे। अब हर किसी को पछतावा हो रहा था। देशमुख का अंतिम झटका। कुछ समय बाद संजय देशमुख को यह खबर मिली। क्या सभी को निकाल दिया? अब वह पूरी तरह से सदमे में था। उसने सोचा था कि उसके पुराने अधिकारी स्वाद ग्रुप को अस्थिर कर देंगे, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने सबको एक ही झटके में हटा दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अंततः वह गुस्से में बेहोश हो गया। नए युग की शुरुआत। स्टाफ मीटिंग के अंत में अर्जुन कपूर ने सभी कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं को बढ़ाने की घोषणा की। अब कंपनी पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। 1 घंटे के अंदर सभी खाली पदों पर नए लोग तैनात कर दिए गए। सिस्टम की घोषणा। डिंग। स्वाद ग्रुप को स्थिर करने और इसे सुचारू रूप से संचालित करने का मिशन पूरा हुआ। इनाम, शीर्ष स्तरीय ड्राइविंग कौशल। इनाम, 45 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर एक टॉप लेवल ड्राइवर भी बन चुका था। इसके अलावा उसके कुल अनुभव अंक 1300 तक पहुंच गए। अब सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 200 अंक की जरूरत थी। अगर वह 4-5 और मिशन पूरे कर ले तो वह लेवल 2 पर पहुंच जाएगा। अब वह इस अपग्रेड को लेकर बहुत उत्साहित था। एक नया खतरा। शाम को अर्जुन कपूर और ईशा पटेल स्वाद ग्रुप के अंदर योजनाएं बना रहे थे। रात को अर्जुन घर लौटा, तभी उसका फोन बजा। सृष्टि कपूर का कॉल। सृष्टि कपूर के पास कपूर परिवार से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। अब आगे क्या होगा? क्या कपूर परिवार की कोई नई साजिश चल रही है? अध्याय 114 आदित्य कपूर की वापसी और नया टास्क। मैंने अंजलि कपूर से सुना कि बुजुर्ग कपूर का सबसे पसंदीदा पोता आदित्य कपूर 2 दिनों में वापस आ रहा है, और यह भी सुना है कि आदित्य कपूर इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ला रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि और रुतबा बहुत शक्तिशाली है।
सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को खबर दी। कपूर परिवार में कोई भी यह नहीं जानता कि आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड कौन है। 2 दिन बाद ही इसका खुलासा होगा। ओह, अर्जुन को कुछ दिलचस्पी हुई। आदित्य कपूर वह व्यक्ति जिसे बुजुर्ग कपूर सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिसे कपूर परिवार का भविष्य कहा जाता था। अब अर्जुन के हाथों हर तरीके से उसका दमन होगा। जब बुजुर्ग कपूर देखेंगे कि उनका सबसे चहेता पोता बुरी तरह दब गया है, तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। कपूर कैपिटल ग्रुप का बड़ा निवेश। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, कपूर कैपिटल ग्रुप ने हाल ही में लगभग 2 अरब की पूंजी इकट्ठी की है। ऐसा लगता है कि वे किसी बड़े निवेश या कदम की तैयारी कर रहे हैं। सृष्टि कपूर ने रिपोर्ट दी। इसे करीब से नज़र में रखो। अर्जुन ने आदेश दिया। आदित्य कपूर से ज़्यादा मुझे इस निवेश में ज़्यादा दिलचस्पी है। अभी तक अर्जुन कपूर कैपिटल ग्रुप पर और हमला करने का सही मौका तलाश रहा था। अब ये खबर सुनकर उसे एक नया लक्ष्य मिल गया था। ठीक है, मैं जल्दी से इसकी जांच करूंगी और तुम्हें जानकारी दूंगी, सृष्टि कपूर ने वादा किया। अनुराधा पटेल की विदाई। इस बीच ईशा पटेल और दिया पटेल मुंबई एयरपोर्ट पहुंची अपनी मौसी अनुराधा पटेल को विदा करने। चिंता मत करो ईशा, जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पिता से अर्जुन के बारे में अच्छी बातें करूंगी, अनुराधा पटेल ने धीमे स्वर में कहा। मुझे यकीन है कि जब वे जानेंगे कि अर्जुन पटेल फिलिप का शेयर होल्डर है तो वे उस पर ध्यान देंगे। 2-3 महीनों में बुजुर्ग पटेल का जन्मदिन है। मैं चाहती हूं कि तुम और अर्जुन साथ आओ ताकि पूरा परिवार चौंक जाए। ईशा ने अपने दादाजी के बारे में सोचा, एक सख्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति। बुजुर्ग पटेल को प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं। मैंने देखा है कि अर्जुन को इन चीज़ों की अच्छी जानकारी है। अगर तुम उसे इस बारे में बताओ तो वह आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। वैसे क्या तुमने और अर्जुन ने अभी तक अपना रिश्ता आधिकारिक किया है? अगर नहीं तो जल्द करो। अर्जुन में अपार संभावनाएं हैं, उसे खोने मत देना, अनुराधा पटेल ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। ईशा पटेल थोड़ा शर्मा गई और सिर हिलाया। अब समय आ गया था कि वह खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करे। नई सिस्टम इनाम, प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड। अगली सुबह सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, संबंध विच्छेद का 25वां दिन इनाम, प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड। भाग्य देवता कार्ड, यह क्या है? अर्जुन ने जिज्ञासावश विवरण देखा। इस कार्ड का उपयोग करने पर आपको 3 दिनों तक सुपर लक मिलेगी। यह ऐसा होगा जैसे भाग्य खुद आपका साथ दे रहा हो। ओह, अर्जुन कपूर फौरन उत्साहित हो गया। यह इनाम बहुत दिलचस्प था। हो सकता है कि यह कार्ड किसी बड़े मौके पर मेरे लिए बहुत काम आए, लेकिन इसे कब इस्तेमाल करना है ये सोचने की जरूरत है। शिया कॉस्मेटिक्स का प्रस्ताव। तभी करण चौहान का फोन आया। बॉस, अभी अभी मेरी बहन को शिया कॉस्मेटिक्स कंपनी से फ़ोन आया है। उनका एक प्रतिनिधि 1 घंटे में हमारे घर आने वाला है और मेरी बहन को उनके यहाँ इंटर्नशिप के लिए ले जाना चाहता है। करण चौहान की आवाज़ में चिंता थी। शिया कॉस्मेटिक्स कोलकाता प्रांत की शीर्ष 3 कॉस्मेटिक्स कंपनियों में से एक थी। इस बार वे बहुत दृढ़ थे कि वे ज़रूर जूलेंगे साक्षी चौहान को अपने साथ जोड़ें। नई सिस्टम टास्क। डिंग, नया टास्क जारी। शिया कॉस्मेटिक्स को रोकें और शीर्ष प्रतिभा साक्षी चौहान को अपने खेमे में लाएं। इनाम, क्यानशिंग नीलामी कंपनी के 5% शेयर। इनाम, 52 अनुभव अंक। क्यानशिंग नीलामी कंपनी के और शेयर। अर्जुन जोश से भर गया। अभी तक उसके पास पहले से ही इस कंपनी के 5% शेयर थे। अगर वह इस टास्क को पूरा कर लेता तो उसके पास कुल 10% हिस्सेदारी हो जाती, जो उसे इस नीलामी हाउस का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बना देती। अंत में मेरा प्राचीन वस्तुओं के बाजार पर और भी मजबूत पकड़ होगी। अगर वह इस कंपनी पर पूरा नियंत्रण पा ले तो यह असली पैसा छापने की मशीन बन जाएगी। इसके अलावा इस टास्क से 52 अनुभव अंक भी मिलेंगे। अगर यह टास्क पूरा हो जाता तो अर्जुन के कुल 1352 अनुभव अंक हो जाते और उसे लेवल 2 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 148 अंक और चाहिए होते। बैठक की तैयारी। ठीक है, मैं 1 घंटे में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, अर्जुन ने कहा। शिया कॉस्मेटिक्स के प्रतिनिधि का आगमन। दोपहर 1 बजे शिया कॉस्मेटिक्स के प्रबंधक विशाल शर्मा अपने साथियों के साथ चौहान परिवार के घर पहुंचे। करण चौहान के पिता विक्रम चौहान खुद उन्हें रिसीव करने आए। शिया कॉस्मेटिक्स का बाजार मूल्य 40 से 50 अरब है। उनकी इतनी रुचि हमारे परिवार में क्यों है? इसके बाद विशाल शर्मा ने साक्षी चौहान की जमकर तारीफ की। साक्षी जी, हमारी कंपनी कोलकाता प्रांत के कॉस्मेटिक्स बाजार का 1/4 हिस्सा रखती है। हमने मात्र 5 वर्षों में यह मुकाम पाया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ती हैं तो आपको ज़बरदस्त मौके मिलेंगे। लेकिन उनकी असली योजना कुछ और थी। वे सिर्फ साक्षी चौहान की प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि उनकी प्रसिद्धि और टॉप स्कॉलर के टाइटल का प्रचार करने के लिए उन्हें चाहते थे। हमारे अलावा कौन साक्षी जी को इससे बेहतर मौका दे सकता है? विशाल शर्मा ने गर्व से पूछा। तभी बाहर से एक दमदार आवाज़ आई। मैं दे सकता हूँ।
अध्याय 115 कौन देगा बेहतर अवसर। भीड़ ने उत्सुकतापूर्वक अपनी गर्दन घुमाई। सबकी हैरान निगाहों के बीच अर्जुन कपूर धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। बॉस, आप आ गए। मिस्टर अर्जुन, स्वागत है, स्वागत है। करण चौहान और विक्रम चौहान ने गर्मजोशी से अर्जुन कपूर का स्वागत किया। ये देखकर श्रेया कॉस्मेटिक्स कंपनी के प्रबंधक विशाल शर्मा अचानक गंभीर हो गए। जब वे खुद कुछ देर पहले आए थे तब भी चौहान परिवार सम्मानपूर्वक पेश आया था, लेकिन अर्जुन कपूर के आने पर उनका स्वागत कहीं ज्यादा भव्य था। आखिर यह मिस्टर अर्जुन कौन है? विशाल शर्मा को संदेह हुआ। अर्जुन कपूर का सामना प्रबंधक विशाल शर्मा से। आप कौन हैं? किस कंपनी से हैं? प्रबंधक विशाल शर्मा ने अर्जुन से सीधे पूछा। मैं अंबानी ग्रुप से हूं। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। अंबानी ग्रुप? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। विशाल शर्मा सोच में पड़ गए। मुंबई की एक कंपनी, विक्रम चौहान ने संक्षेप में बताया। ओह, तो यह मुंबई की एक छोटी कंपनी है। विशाल शर्मा हंस पड़े। क्या एक छोटी कंपनी हमारे श्रेया कॉस्मेटिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखती है? ये तो एक चींटी के हाथी को गिराने जैसी बात है। कौन दे सकता है बेहतर अवसर? आपकी छोटी सी कंपनी में इतनी हिम्मत है कि आप साक्षी चौहान को हमसे बेहतर अवसर देने की बात करें? प्रबंधक विशाल शर्मा ने तंज कसा। अच्छा, तो बताए आपकी श्रेया कॉस्मेटिक्स कंपनी क्या पेशकश कर रही है? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। अगर साक्षी चौहान हमारे साथ इंटर्नशिप करती हैं और कंपनी ज्वाइन करती हैं तो हम उन्हें मार्केटिंग विभाग के डिप्टी मैनेजर का पद देंगे। इसके अलावा उन्हें 2 करोड़ रुपये का वार्षिक वेतन मिलेगा। विशाल शर्मा ने गर्व से कहा। 2 करोड़ सालाना वेतन और डिप्टी मैनेजर पद? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया। यह इतना खास क्या है? अर्जुन कपूर की पेशकश। अच्छा, अब बताए आप साक्षी चौहान को क्या ऑफर दे सकते हैं? विशाल शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उन्हें यकीन था कि अर्जुन की छोटी कंपनी इससे बेहतर ऑफर नहीं दे सकती। अगर साक्षी चौहान अंबानी ग्रुप में आती हैं तो मैं उन्हें सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर का पद दूंगा। साथ ही वे एक संपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। जहां तक सैलरी की बात है, शुरुआती वेतन 80 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। इसके अलावा उन्हें हर साल कंपनी के मुनाफे से बोनस मिलेगा, जिसका अनुपात बाद में तय किया जाएगा। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया। सबकी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। क्या? अर्जुन कपूर की पेशकश सुनकर विशाल शर्मा का चेहरा फीका पड़ गया। डिप्टी जनरल मैनेजर, एक संपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी और सालाना मुनाफे में हिस्सेदारी। सामान्यतः किसी भी कंपनी के वार्षिक लाभ का हिस्सा सिर्फ शेयरधारकों या शीर्ष प्रबंधन को मिलता है, लेकिन यहां अर्जुन कपूर ने इसे एक इंटर्न को देने का प्रस्ताव रखा। अगर शेयर का अनुपात बड़ा हुआ तो ये बोनस करोड़ों में जा सकता था। क्या यह मजाक कर रहे हैं? विशाल शर्मा हैरान रह गए। अर्जुन का आत्मविश्वास। अर्जुन कपूर की इस ऑफर के पीछे ठोस कारण था। इस टास्क के इनाम के रूप में उन्हें क्यानशेंग नीलामी कंपनी के 5% शेयर मिलने वाले थे, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। इसके अलावा इस टास्क से अर्जुन को 52 अनुभव अंक भी मिलते। सबसे खराब स्थिति में अगर साक्षी चौहान अपनी जिम्मेदारी में असफल भी हो जाती तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर साक्षी वाकई जीनियस साबित होती तो अर्जुन को एक जबरदस्त प्रतिभाशाली अधिकारी मिल जाता। विशाल शर्मा की अंतिम कोशिश। साक्षी जी, आप सोचिए, भले ही अंबानी ग्रुप आपको अच्छी पेशकश दे रहा हो, लेकिन वह अभी भी एक छोटी कंपनी है। श्रेया कॉस्मेटिक्स एक विशाल कंपनी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ती हैं तो आपको स्थिर करियर मिलेगा। विशाल शर्मा ने आखिरी कोशिश की। साक्षी चौहान का फैसला। धन्यवाद प्रबंधक विशाल शर्मा, लेकिन मुझे श्रेया कॉस्मेटिक्स में इंटर्नशिप नहीं करनी। साक्षी चौहान ने सीधे इनकार कर दिया। विशाल शर्मा की हार। ठीक है, विशाल शर्मा ने हार मान ली। उन्होंने अर्जुन कपूर को एक आखिरी बार देखा और चुपचाप चले गए। अब ये स्पष्ट था, अर्जुन कपूर जीत चुका था। अर्जुन और साक्षी की नई साझेदारी। अब साक्षी चौहान अर्जुन कपूर के साथ काम करेंगी। क्या यह फैसला भविष्य में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगा? अब अर्जुन के पास क्यानशेंग नीलामी कंपनी में 10% हिस्सेदारी हो जाएगी और उसकी पकड़ इस बाजार पर और मजबूत होगी। आगे क्या होगा? अध्याय 116। मिस्टर अर्जुन, आपके द्वारा दी गई इस पहचान के लिए धन्यवाद। मैं 3 दिनों में अपना फैसला दूंगी, साक्षी चौहान ने कहा। वह हालांकि कम उम्र की थी, लेकिन बेहद सतर्क स्वभाव की थीं। उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अंबानी ग्रुप तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम अपनी काबिलियत साबित कर सको तो मैं तुम्हें एक और भी बड़ी कंपनी में प्रमोट करूंगा, और अगर तुम असाधारण प्रतिभा दिखाओ तो तुम्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में भेजना भी असंभव नहीं होगा। अर्जुन ने यह उन्हें प्रेरित करने के लिए कहा। क्या? साक्षी चौहान के साथ साथ विक्रम चौहान भी हक्के बक्के रह गए। क्या इसका मतलब यह था कि अर्जुन के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी थीं?
अगर मिस्टर अर्जुन ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह सच है। विक्रम चौहान ने मन ही मन सोचा। हालांकि साक्षी चौहान प्रभावित दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अभी भी सीधे जवाब नहीं दिया। 3 दिन का समय। हालांकि सिस्टम ने इस मिशन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को जल्दी करनी थी। अचानक उन्हें एक विचार आया, क्यों न मैं प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड का इस्तेमाल करूं। इससे पहले सृष्टि कपूर ने बताया था कि आदित्य कपूर बुजुर्ग कपूर का सबसे प्रिय पोता जल्द ही लौटने वाला था, और साथ ही कपूर कैपिटल ग्रुप कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। अगर यह कार्ड सच में भाग्यशाली बना सकता है तो शायद अब इसका सही समय था। अर्जुन कपूर ने सिस्टम खोला और प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड पर क्लिक किया। क्या आप प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अर्जुन ने हाँ चुना। डिंग, प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड सक्रिय किया गया। शेष समय 71 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। अब अगले 3 दिन अर्जुन कपूर के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाले थे। अब जब तुम सोचने के लिए समय ले रही हो तो क्यों ना कुछ और किया जाए, विक्रम चौहान ने कहा। करण, जब तक तुम्हारी बहन फैसला नहीं कर लेती उसे ड्राइविंग सिखाओ। क्या? करण चौहान हैरान रह गया। पापा, मैं उसे ड्राइविंग नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बहन पढ़ाई में जीनियस हो सकती है, लेकिन ड्राइविंग में पूरी तरह से बेकार है। करण ने चुपके से अर्जुन को समझाया। पिछले 3 सालों से उसने ड्राइविंग सीखने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सीख नहीं पाए। वह कभी ब्रेक और एक्सीलरेटर में फ़र्क नहीं कर पाती। यहाँ तक कि पेशेवर ड्राइविंग कोच भी 1 लाख रुपये महीना मिलने के बावजूद छोड़कर चले गए। इसलिए मैं उसे ड्राइविंग सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अब जब मेरे पास शीर्ष स्तर की ड्राइविंग स्किल है तो मैं खुद उसे सिखाऊंगा। क्या? करण चौहान अवाक रह गया। बॉस, मैं असली ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। मैं भी असली ड्राइविंग की ही बात कर रहा हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम सच में मुझे ड्राइविंग सिखा सकते हो? साक्षी चौहान ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मैं अंबानी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। साक्षी ने आखिरकार फैसला कर लिया। डिंग, मिशन पूरा। शिया कॉस्मेटिक्स कंपनी को रोका और शीर्ष प्रतिभा साक्षी चौहान को अपने खेमे में लाया। इनाम, कियानशिंग नीलामी कंपनी के 5% अतिरिक्त शेयर। अब अर्जुन कपूर 10% के साथ चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। इनाम, 52 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर के पास 1352 अनुभव अंक हो गए थे। अब लेवल 2 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 148 अंक और चाहिए थे। विक्रम चौहान ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मिस्टर अर्जुन, आपने मेरी बेटी के करियर की दिशा बदल दी। अब से चौहान परिवार आपके साथ खड़ा है। अगर कभी आपको हमारी ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बताएं। ये सुनकर अर्जुन कपूर मुस्कुराया। कौन फ़ोन कर रहा है? अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया। यह कोई खास व्यक्ति था जिसकी कॉल से कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था। अध्याय 117। अर्जुन कपूर के पास गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के प्रभारी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक रहस्यमयी मेहमान क्लब में आया है जो अर्जुन कपूर से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे पर चर्चा करना चाहता है। इस डील में संभावित मुनाफा 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा! अर्जुन हैरान रह गया। गोल्फ कोर्स के प्रभारी ने आगे बताया कि यह रहस्यमयी मेहमान पहली बार उनके क्लब में आया था और उसने तुरंत लाखों खर्च करके एक सीनियर मेंबरशिप ली। इसके बाद जब प्रभारी उससे बातचीत करने लगे तो वे काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए। आखिर में रहस्यमयी मेहमान ने बताया कि वह एक छोटे सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है। उनकी कंपनी एक बेहद संभावनाशील ट्रैवल, डेटिंग और शॉर्ट वीडियो ऐप पर काम कर रही है। अगर यह ऐप सफल होता है तो वे 10,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अभी उनकी कंपनी छोटी है और उनके पास निवेश की भारी कमी है। अब तक उन्होंने सारा पैसा इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में लगा दिया है, लेकिन आगे इसके सुधार और मार्केटिंग के लिए भारी निवेश की ज़रूरत है। इसलिए वे एक बड़े निवेशक की तलाश में हैं। गोल्फ कोर्स के प्रभारी ने उन्हें अर्जुन कपूर का नाम सुझाया और अब वह अर्जुन से मुलाकात करना चाहता था। 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मेरी तरफ खुद चला आया। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, क्या ये प्राथमिक भाग्य देवता कार्ड का प्रभाव है? पहले साक्षी चौहान को सफलतापूर्वक अपने ग्रुप में शामिल किया, फिर चौहान परिवार ने खुलकर अपना समर्थन दिया। अब एक विशाल व्यापारिक अवसर खुद उनके पास आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अर्जुन ने कहा। 40-50 मिनट बाद अर्जुन कपूर गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स पहुंचा। वहां उन्होंने रहस्यमयी मेहमान से मुलाकात की। यह एक 30-35 वर्षीय व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान दिखता था। मिस्टर आदित्य जोशी, ये हमारे मालिक अर्जुन कपूर हैं, गोल्फ कोर्स के प्रभारी ने परिचय दिया। ओह, तो आप मिस्टर अर्जुन हैं। नमस्कार। आदित्य जोशी शालीनता से खड़े होकर अर्जुन से हाथ मिलाया।
मिस्टर जोशी, नमस्कार। अर्जुन ने भी शिष्टता से जवाब दिया। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद आदित्य जोशी ने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। मिस्टर अर्जुन, अगर आपको कोई संदेह है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर किस तरह का है? अर्जुन ने सीधे पूछा। हमने एक यात्रा संबंधी ऐप विकसित किया है। इसका मुख्य कार्य पर्यटन से जुड़ा है, लेकिन साथ में डेटिंग और शॉर्ट वीडियो सुविधाएं भी दी गई हैं। आदित्य जोशी ने समझाया। आजकल पर्यटन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो और डेटिंग ऐप्स भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इसीलिए हमने तीनों को मिलाकर एक ऐप बनाया है। पर्यटन, डेटिंग और शॉर्ट वीडियो। अर्जुन ने गहरी सोच में पड़ते हुए जवाब दिया। ये तीनों क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धी हैं और पर्यटन ऐप्स आमतौर पर ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते। क्या ये वास्तव में इतना लाभदायक हो सकता है? बिल्कुल, मिस्टर अर्जुन, आदित्य जोशी ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। पर्यटन इंडस्ट्री में असली मुनाफा होटल, रेस्तरां और पर्यटक स्थलों में है, न कि पर्यटन ऐप्स में। लेकिन हमारा असली ध्यान पर्यटन पर नहीं, बल्कि डेटिंग और शॉर्ट वीडियो पर है। आदित्य जोशी ने अपनी योजना का खुलासा किया। हम अपने सभी पर्यटन से होने वाले मुनाफे को यूजर्स को सब्सिडी देने में लगा देंगे। इससे हमारे प्लेटफॉर्म पर होटल, रेस्तरां और ट्रैवल पैकेज बाकी सभी से सस्ते होंगे। यूजर्स को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट और कैशबैक दिए जाएंगे। जब यूज़र नियमित रूप से ऐप इस्तेमाल करने लगेंगे, तब उन्हें शॉर्ट वीडियो और डेटिंग फीचर की ओर मोड़ा जाएगा। बाद में हम ई-कॉमर्स और अन्य सेवाएं भी जोड़ देंगे। पिछले साल केवल एक शॉर्ट वीडियो ऐप ने 1 लाख रुपए करोड़ से ज़्यादा कमाए। हमें सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा चाहिए और हम 10,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मिस्टर अर्जुन, क्या आप इस अवसर को छोड़ सकते हैं? गोल्फ कोर्स के प्रभारी बेहद उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि यह एक जबरदस्त मौका है। प्रारंभिक निवेश कितना चाहिए? अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। लगभग 3,000 रुपये माइनस 4,000 करोड़। आदित्य जोशी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मिस्टर अर्जुन, कोई जल्दी मत करिए। आप पहले हमारे ऐप को खुद देख सकते हैं। हम एक छोटा प्रयोग कर सकते हैं। हम 10,000 यूजर्स को जोड़कर देख सकते हैं और उनके डेटा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य जोशी ने अपना लैपटॉप खोला और अर्जुन को सॉफ्टवेयर दिखाया। अर्जुन ने बारीकी से निरीक्षण शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें सॉफ्टवेयर में एक खास समस्या दिखाई दी। अध्याय 118। अर्जुन कपूर ने सॉफ्टवेयर को ध्यान से परखा और तुरंत एक गंभीर समस्या पकड़ ली। यह एक गहरा और घातक सुरक्षा खामी थी। हालांकि ये खामी इतनी जटिल थी कि इसे बेहतरीन प्रोग्रामर भी पकड़ नहीं सकते थे। लेकिन अर्जुन कपूर के पास सिस्टम से प्राप्त टॉप लेवल हैकिंग स्किल्स थीं। सिर्फ कुछ ही पलों में उन्होंने इस खतरनाक खामी को पहचान लिया। लेकिन सवाल था, क्या आदित्य जोशी को इस खामी का पता नहीं चला या उसने इसे जानबूझकर छोड़ा है? कैसा लगा, मिस्टर अर्जुन? मेरा सॉफ्टवेयर बेहतरीन है ना? आदित्य जोशी ने गर्व से पूछा। वाकई बहुत अच्छा है, अर्जुन ने जवाब दिया। अगर यह सुरक्षा खामी न होती तो यह सच में एक शानदार सॉफ्टवेयर था। फिर अर्जुन ने कुछ अनौपचारिक सवाल पूछे, जैसे कि उसकी कंपनी की बैकग्राउंड और इन्वेस्टर्स। बातचीत के दौरान आदित्य को अचानक कंपनी से एक फ़ोन आया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी के लिए चलता हूँ। मिस्टर अर्जुन, इस सौदे पर सोचिए। साफ कहूँ तो आपके अलावा कुछ और अमीर लोग भी इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही निवेशक चाहिए, क्योंकि ज़्यादा निवेशक होने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं, मिस्टर अर्जुन। फिर आदित्य जोशी ने जानबूझकर अर्जुन का संपर्क नंबर सेव किया और कुछ रहस्यमयी बातें कहकर चला गया। बॉस, यह आदित्य तो बहुत अच्छा इंसान लगता है, गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के प्रभारी ने कहा। उसका प्रोजेक्ट भी शानदार है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा है। लेकिन अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा इंसान, 70-80% संभावना है कि यह एक जाल है। ये पूरी योजना किसी ने मेरे लिए बनाई है। आदित्य ने जो बातें कहीं वे ज़्यादातर सही थीं। इस सॉफ्टवेयर से सच में अरबों का मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें एक बड़ा सुरक्षा दोष है और यह जानलेवा हो सकता है। अगर अर्जुन इसमें 3,000 रुपये माइनस 4,000 करोड़ का निवेश करता तो ये पूरी तरह से डूब जाता। लेकिन अगर वह इस खामी को ठीक कर सकता तो ये सच में अरबों का बिजनेस बन सकता था। अर्जुन कपूर के लिए ये खामी ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उनके पास टॉप लेवल हैकिंग स्किल्स थीं। लेकिन अगर यह एक जाल था तो अगर अर्जुन इसे ठीक कर देता और फिर आदित्य जोशी या उसके पीछे का कोई असली मास्टरमाइंड इसका फ़ायदा उठा लेता तो। अब अर्जुन को पहले ये जानना था कि क्या सच में यह एक धोखा था। अगर नहीं, तो यह एक बड़ा व्यापारिक अवसर हो सकता था। अगर यह धोखा था तो अर्जुन इसे उल्टा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था।
अगर यह एक जाल है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? मुझे गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को तुरंत जांच के लिए भेजना होगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को मैसेज भेजा। आदित्य जोशी की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट निकालो। पता करो कि क्या इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। अब अर्जुन ने अपने दिमाग में योजना बनाना शुरू किया। अगर यह धोखा साबित होता तो वह इस जाल को खुद जालसाजों पर पलट सकता था, और अगर सही रणनीति अपनाई जाती तो ये पूरा सॉफ्टवेयर अर्जुन के नियंत्रण में आ सकता था। रात में अर्जुन कपूर घर पहुंचा। तभी साक्षी चौहान का फोन आया। मिस्टर अर्जुन, क्या आज आपके पास समय है? मैं अभी से ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं लेने आ रहा हूँ। अर्जुन कपूर ने गराज में अपनी गाड़ियों को देखा। वह सीधे अपनी विश्वस्तरीय एस्टन मार्टिन निकालने जा रहा था, लेकिन फिर रुका। नहीं, शुरुआत में सुपरकार ठीक नहीं रहेगी। फिर उन्होंने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी उठाई। उन्होंने साक्षी को पिक किया और पूछा, क्या तुम्हें गाड़ी चलाने का शौक है? बिल्कुल नहीं, साक्षी ने तुरंत जवाब दिया। तभी तो तुम अब तक नहीं सीख पाए। पहले मैं तुम्हें ड्राइविंग पसंद करना सिखाऊंगा, फिर गाड़ी चलाना। फिर अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया और हाईवे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी, साक्षी डर गई। बहुत तेज जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे साक्षी का डर खत्म हुआ और उसने स्पीड का आनंद लेना शुरू किया। दूसरी तरफ कोलकाता प्रांत के दो टॉप अमीर युवा हाईवे पर एक रेस कर रहे थे। एक की गाड़ी थी 30 रुपये -40 करोड़ की बुगाटी वेरॉन। दूसरी थी उतनी ही महंगी कोएनिग्सेग। मैं ज़रूर जीतूंगा, मैं कोलकाता प्रांत का नंबर 1 रेसर हूँ। हा, मैं जीतने वाला हूँ। तभी एक ब्लैक कार रॉकेट की तरह उनके पास से निकली। दोनों रेसर आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या था? यह कोई आम ड्राइवर नहीं हो सकता। उसका कंट्रोल अविश्वसनीय था। चलो उसे पकड़ते हैं। बुगाटी वेरॉन ने तुरंत स्पीड बढ़ाई। अगर यह मास्टर ड्राइवर मुझे सिखाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं पूरी दुनिया का नंबर 1 बन सकता हूँ। कोएनिग्सेग ने भी पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 119। दोनों युवक ब्लैक सुपरकार के पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में आखिरकार उन्हें उस गाड़ी की टेललाइट्स दिखीं। कमाल है, ये सिर्फ एक लैम्बोर्गिनी है। मेरी बुगाटी वेरॉन और लाओची की कोएनिग्सेग को इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया। ये तो सच में कोई बड़ा आदमी है। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कपूर की गाड़ी सिर्फ एक लैम्बोर्गिनी थी तो वे उसके प्रति और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए। लेकिन जैसे ही वे गति बढ़ाकर अर्जुन की गाड़ी के करीब पहुंचने लगे, अर्जुन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया। इस बार चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उसे पकड़ नहीं पाए। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी की टेललाइट्स भी उनकी नज़रों से ओझल हो गईं। आधा घंटा बाद अर्जुन कपूर ने एक हाईवे सर्विस एरिया में गाड़ी रोकी। कैसा लगा? अर्जुन ने साक्षी चौहान की ओर देखा। अब मुझे ड्राइविंग का असली मज़ा समझ में आने लगा है, साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बातचीत करते हुए दोनों एक दुकान में कुछ ड्रिंक्स लेने गए। जैसे ही वे वापस लौटे, उन्होंने देखा कि अर्जुन की लैम्बोर्गिनी के आगे और पीछे दो टॉप सुपरकार खड़ी थीं, रास्ता रोकते हुए। लगता है कोई दिक्कत है, साक्षी ने सावधानी से कहा। कोई बात नहीं। अर्जुन कपूर आगे बढ़े और अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। क्या आप इस कार के मालिक हैं? दोनों सुपरकार मालिकों ने अर्जुन से पूछा। हाँ, कोई दिक्कत, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। बॉस, अभी हाईवे पर आपने हमें पीछे छोड़ा था। आपकी ड्राइविंग स्किल्स गजब की हैं। हाँ, आप सबसे बेहतरीन ड्राइवर हैं जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। दोनों ने अर्जुन की तारीफों के पुल बांध दिए। बॉस, क्या आप शिष्य स्वीकार करते हैं? बॉस, अगर आप सिखाएंगे तो मुझे पहले चुनिए, मैं लाओची से ज़्यादा तेज सीखूंगा। वे अर्जुन कपूर के चेले बनने को बेताब थे। शिष्य नहीं, अर्जुन कपूर ने सीधा मना कर दिया। अभी तो मैं साक्षी को सिखा रहा हूँ, दूसरा शिष्य लेने का समय नहीं है। फिर अर्जुन ने साक्षी को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। अरे, ऐसे कैसे जाने दिया? इतना बड़ा मौका था। अगर हम इस महान इंसान के चेले नहीं बन सकते तो कम से कम उनके छोटे भाई बन सकते हैं। मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा, लेकिन याद है कि उनकी कार मुंबई की थी। हमें तुरंत मुंबई जाना चाहिए। बिल्कुल, चलो। वे इतने प्रभावित थे कि तुरंत मुंबई के लिए निकल गए। जब अर्जुन कपूर और साक्षी चौहान मुंबई पहुंचे तो अर्जुन ने उसे और ड्राइविंग सिखाई। इस बार साक्षी का ड्राइविंग में इंटरेस्ट बढ़ चुका था और उसने अच्छा सुधार दिखाया। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात में अर्जुन कपूर को गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से कॉल आया। बॉस, हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। क्या? आदित्य जोशी की सॉफ्टवेयर कंपनी के एक मुख्य इन्वेस्टर का नाम चेतन कपूर है। क्या? चेतन कपूर? अर्जुन कपूर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तो ये सच में एक जाल था। चेतन कपूर बुजुर्ग कपूर का सबसे बड़ा बेटा और आदित्य कपूर का पिता।
अब अर्जुन को 100% यकीन हो गया था कि यह पूरी योजना उसके खिलाफ थी। दुनिया में इतनी संयोग की बात नहीं हो सकती कि अचानक 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाला बिजनेस मेरे सामने आ जाए और उसमें निवेश करने को कहा जाए, और उसके पीछे चेतन कपूर हो। जांच जारी रखो, देखो और क्या जानकारी मिल सकती है। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया और फोन रख दिया। अब अर्जुन ने इस जाल को उल्टने की योजना बनानी शुरू की। या तो चेतन कपूर को फंसाएंगे या इस सॉफ्टवेयर को अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर सही से प्लान किया जाए तो ये 10,000 करोड़ रुपए की योजना अर्जुन कपूर की जेब में आ सकती है। उधर चेतन कपूर और आदित्य कपूर अपनी योजना को सफल मान रहे थे। आदित्य जोशी ने आदित्य कपूर को कॉल किया। मिस्टर कपूर, मैंने आपकी योजना के अनुसार अर्जुन कपूर से मुलाकात कर ली है। मुझे लगता है कि वह इस सॉफ्टवेयर में बहुत रुचि रखता है और जल्द ही निवेश करेगा। अच्छा। दूसरी तरफ आदित्य कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शराब पीते हुए मुस्कुरा रहा था। ये योजना सिर्फ मेरे और पापा के बीच की है। बुजुर्ग कपूर और बाकी परिवार को इसकी भनक तक नहीं है। जब मैं मुंबई वापस आऊंगा तो पापा ने कहा है कि मैं अर्जुन कपूर को इस जाल में फंसा दूं। पिछली बार कपूर परिवार के कई लोग अर्जुन को हराने में नाकामयाब रहे, लेकिन मैं वापस आते ही उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम पक्के हो कि वह मूर्ख फंस चुका है? आदित्य कपूर ने गंभीरता से पूछा। निश्चिंत रहिए सर, इस सॉफ्टवेयर में जो बग है उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। यह इतनी गहरी खामी है कि 20,000 से ज़्यादा यूजर्स होते ही सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। अगर पूरी कंपनी के सैकड़ों लोग इस बग को नहीं ढूंढ पाए तो अर्जुन कपूर क्या चीज़ है? आदित्य जोशी ने गर्व से कहा। बस तब तक वह निवेश कर दे। आदित्य कपूर शराब की चुस्की लेते हुए मुस्कुराया। इस योजना से मैं 3 निशाने साधूंगा। अर्जुन कपूर को 30 रुपये -40 अरब का नुकसान, हमारा पूरा पैसा वापस। बुजुर्ग कपूर की तारीफ और मेरा कद ऊंचा। अर्जुन, अगर तुम मुझसे टकराओगे तो हार निश्चित है। आदित्य कपूर की आंखों में घमंड और जीत का एहसास था। अध्याय 120। जब अर्जुन कपूर पीछे मुड़ेगा तब उसे यह सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद शानदार डेटा के साथ दिखाओ ताकि वह खुद इस पर विश्वास कर ले। उसे इस सॉफ्टवेयर की संभावनाओं के बारे में यकीन दिलाओ। आदित्य कपूर ने निर्देश दिए। वह चाहता था कि अर्जुन कपूर, जो बड़ी मछली थी, खुद जाल में फंसे। समझ गया मिस्टर कपूर, बस थोड़ा सा धक्का देना बाकी है। आप मेरे अच्छे समाचार का इंतजार करें। आदित्य जोशी अपने अभिनय कौशल को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसे लगा कि अर्जुन कपूर जरूर उसके झांसे में आ चुका होगा। कुछ देर बाद आदित्य जोशी ने अर्जुन कपूर को एक संदेश भेजा जिसमें वह गलती से कुछ अंदरूनी जानकारी लीक कर रहा था। वहीं अपनी कोठी में बैठा अर्जुन कपूर उस संदेश को पढ़ते ही मुस्कुराया। ये आदित्य जोशी अपना दाव बढ़ा रहा है, जैसे मैं जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बचकाना हरकत। अब मुझे और आदित्य जोशी को बस ये देखना था कि कौन धैर्य रख सकता है। वैसे भी अर्जुन को कोई जल्दी नहीं थी। अगले दिन शनिवार सुबह करण चौहान ने अर्जुन को बाहर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही अर्जुन ने संदेश पढ़ा, सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, मिशन जारी, करण चौहान का निमंत्रण स्वीकार करें। इनाम, शीर्ष प्राचीन वस्तु विशेषज्ञता क्षमता, जिससे आप प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन के मास्टर बन जाएंगे। इनाम, 57 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने सिस्टम का इनाम देखा तो उसकी आंखों में दिलचस्पी जागी। ये तो काफ़ी दिलचस्प इनाम है। प्राचीन वस्तुओं की परखने की क्षमता और मूल्यांकन मास्टर बनने का मौका। ये भविष्य में बहुत काम आएगा, खासकर क्यानशिंग नीलामी कंपनी में। इसके अलावा 57 अनुभव अंक मिल रहे थे। अब अर्जुन के कुल 1407 अनुभव अंक हो जाएंगे, यानी अब सिर्फ 93 अनुभव अंक और चाहिए थे सिस्टम को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए। अगर यही रफ्तार रही तो 2 दिनों में सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। रेसिंग ट्रैक। जब अर्जुन कपूर करण चौहान से मिलने पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि करण ने उसे एक पेशेवर रेसिंग ट्रैक पर बुलाया था। बॉस, करण चौहान तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा और उसका स्वागत किया। बॉस, ये जगह जबरदस्त है। मुंबई के अमीर घरानों और रईस युवा लोग यहाँ कार रेसिंग के लिए आते हैं। करण चौहान ने रेसिंग ट्रैक के बारे में बताया। वैसे बॉस, मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। वो देखिए। करण ने ट्रैक पर खड़ी एक खूबसूरत कन्वर्टिबल फरारी की ओर इशारा किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वहां कुछ अमीर युवा खड़े थे जो उसकी फरारी को घेर कर खड़े थे। ये किसकी गाड़ी है? इसे यहाँ से हटाओ वरना हम इसे उड़ा देंगे। करण चौहान ने गुस्से से उन लोगों की ओर देखा। हर्षित मेहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर्षित मेहता और उसके साथी मुंबई के रईस घरानों के युवा थे। उन्होंने करण चौहान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हम यहाँ अपनी कार दौड़ाने आए हैं। तुम्हारी ये टूटी फूटी फरारी रास्ते में खड़ी है, इसे हटाओ। टूटी फूटी, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। करण ने अभी अभी अर्जुन को ये कार गिफ्ट की थी और ये लोग इसे टूटी फूटी कह रहे थे। अगर ये टूटी फूटी कार है तो तुम्हारी कौन सी लग्जरी कार है?
अर्जुन ने व्यंग्य से पूछा। हमारी कारें लग्जरी कारें हैं। हर्षित मेहता ने शेखी बघारी। अच्छा, और मैं कौन हूँ? अर्जुन ने शांति से पूछा। तुम कौन हो? करण चौहान ने तुरंत कहा। ये मेरे बॉस अर्जुन कपूर हैं। अर्जुन कपूर? अब हर्षित मेहता और उसके साथी दंग रह गए। क्या वह अर्जुन कपूर जिसने दुनिया की लिमिटेड एडिशन एस्टन मार्टिन 177 खरीदी थी? ओह बाप रे, हम तो अभी उसके सामने अपनी कारों की शेखी बघार रहे थे। अब वे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लेकिन हर्षित मेहता ने जल्दी ही अपनी अकड़ वापस ला दी। हाँ, तुम्हारे पास एस्टन मार्टिन 177 है, बड़ी बात है। लेकिन आज तुम्हें अपनी गाड़ी यहाँ से हटानी होगी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई आ रहा है, जो कोलकाता प्रांत का सबसे बड़ा युवा मास्टर है। तुम उससे नहीं लड़ सकते। हर्षित मेहता ने सीना चौड़ाकर कहा। अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी हंसी। तो तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है, मुझे उससे मिलने में बहुत मज़ा आएगा।